मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। गुलाम वंश अथवा मामलूक वंश। तो हम लोग यह देख लेते हैं पहले कि गुलाम वंश इसको क्यों कहा गया है अथवा मामलूक वंश क्यों कहा गया है। तो गुलाम वंश इसलिए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश इसलिए कहा गया है कि इस वंश के जो राजा थे वह किसी के दास थे। दास यानी स्लेव अथवा गुलाम थे। किसी राजा के या किसी व्यक्ति के गुलाम थे और उनको जब अवसर मिला वह अपनी शक्ति बढ़ा करके गद्दी प्राप्त कर लिए, यानी शासक बन गए अथवा सुल्तान बन गए। फिर इसके बाद उन दासों के जो संतानें थीं वह गद्दी पर बैठी या बैठे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश अथवा ममलूक वंश, यानी इस वंश के राजा जो थे वह दास रहे पहले, या दास थे या स्लेव थे या गुलाम थे अथवा उनके संतानें थी। उन दासों के संतान शासन किए, इसलिए इसे गुलाम वंश के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को अब देखते हैं। पहला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। तो इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की या धारण की। लाख बख्श से तात्पर्य लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाले से तात्पर्य है कि अधिक से अधिक दान करता था। तो दान करने वाला जो व्यक्ति था या शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ध्यान रखिएगा आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और पदवी दी जाती है, कुरान ख्वां। तो कुरान ख्वां की पदवी इसलिए दी जाती है कि कुरान की जो प्रतियां थी या कुरान उसे कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था, इसलिए बड़े उच्च स्वर में वह कुरान का उच्चारण करता था या पढ़ता था। तो यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की उपाधि या पदवी धारण की, तो इसका सही आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था। तो ध्यान रखना है कि उनसे प्राप्त सामग्री का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। ध्यान रखना है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था यह हिंदू इमारत थी। इमारत में हिंदू वास्तु शिल्प की विशेषताएं समान रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो करवाया यह हिंदू इमारत थी और इसलिए हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं उसमें समान रूप से दिखाई पड़ती हैं। और क्योंकि उसमें मंदिर को गिरा करके उसने उससे प्राप्त सामग्री से उसका उपयोग कराया, तो इसका सही आंसर होगा बी, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना किया। तो ऑप्शन ए है ऐबक वंश, ऑप्शन बी है गुलाम वंश, ऑप्शन सी है सल्तनत वंश, ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी, गुलाम वंश।
कि इसने स्थापना की, या गुलाम वंश की इसने नींव डाली या स्थापना की। और गुलाम वंश का इसलिए कि जब कुतुबुद्दीन गोरी की मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का स्लेव था, दास था, गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक दासता से मुक्त नहीं हो पाया था, इसलिए इसने जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे गुलाम वंश कहा गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। तो मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन ए है रावलपिंडी, बी है इस्लामाबाद में, सी है लाहौर में, और डी है दिल्ली में। तो इसे लाहौर में दफनाया गया, क्योंकि लाहौर में ही एक खेल आप लोग जानते होंगे, पोलो, जो हार से यानी घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है। तो पोलो खेलते समय यह घोड़े से गिर गया और घायल हो गया गंभीर रूप से, और उसकी मृत्यु हो गई लाहौर में ही, और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दफना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? ऑप्शन ए है लाहौर, बी है दिल्ली, सी है मुल्तान, डी है अजमेर। तो सही आंसर होगा ए, लाहौर से। इसने लाहौर से जो है शासन सत्ता का संचालन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो ध्यान रखना है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कह रहा है लाहौर, बी कह रहा है दिल्ली, सी है अजमेर, और डी है लखनऊती। तो सही आंसर होगा ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी वह लाहौर थी। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन कह रहा है ए 1206 में, ऑप्शन बी है 1207 में, और ऑप्शन सी है 1208-9 में, और डी है 1210 में। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति, गोरी का दास था, तो गोरी तो की मृत्यु हो गई थी, गोरी इसे दास्ता से मुक्त नहीं कर पाया, लेकिन गोरी के भतीजे ने, मोहम्मद गोरी के भतीजे ने 1208-9 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया था, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछ दिया है। जबकि आप लोग जानते होंगे कि इस्लामिक नियम के अनुसार, रूल के अनुसार यह होता है कि जो व्यक्ति जिस दास को या गुलाम को या स्लेव को खरीदा रहता है वही व्यक्ति उसे दास्ता से मुक्त भी कर सकता है। तो यह नियम है, लेकिन फिर भी गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके भतीजे ने दास्ता से मुक्त कर दिया था 1208-9 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इल्तुतमिश से संबंधित, शासक इल्तुतमिश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? फर्स्ट कह रहा है, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। यह सही है, क्योंकि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पश्चात, शासन सत्ता को स्थापित करने के पश्चात खलीफा से, यानी अरब के खलीफा अरब में रहते थे, तो खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त की थी, प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। दूसरा है, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए और दो दोनों सही है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, केवल सी 1 2 दोनों, हाँ यही सही होगा। डी कह रहा है न एक और न ही दो, तो एक नहीं होगा, ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा सी, दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी। ऑप्शन ए है लाल पोशाक, ऑप्शन बी है काली पोशाक, ऑप्शन सी है सफ़ेद पोशाक, ऑप्शन सी है सफ़ेद पोशाक, और ऑप्शन डी है हरी पोशाक। तो इसका सही आंसर होगा ए, लाल पोशाक धारण करनी पड़ती थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की? तो यहाँ ध्यान रखना है, ऑप्शन कह रहा है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी रुकनुद्दीन फिरोज और डी इल्तुतमिश। तो सुल्तान की जो पदवी धारण किया था वह इल्तुतमिश धारण किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो वह दास्ता से मुक्त हो गया था, क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, तो मोहम्मद गोरी द्वारा इसे दास्ता से मुक्त करवा दिया गया था। तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो वह दास्ता से मुक्त था, इसलिए इसने सुल्तान की पदवी धारण कर ली। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन ए है किताब उल रहला, ये पुस्तक का नाम है, फुतू उस सलातीन, और सी है तबकात नासिरी, डी है खजाइन उल फुतू। तो इसका सही आंसर होगा बी, फुतू उस सलातीन में इस तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित की? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित की, तो इसका सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश ने। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था, तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो लाहौर से राजधानी दिल्ली ले आया, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लाहौर था, लाहौर से दिल्ली लाया, दिल्ली कौन लाया? दिल्ली इल्तुतमिश लाया। तो लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी थी और दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए कह रहा है इल्तुतमिश, बी कह रहा है रजिया, सी कह रहा है बलबन, डी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का समकालीन था, क्योंकि इल्तुतमिश के ही समय में चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? तो सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन बी है रुकनुद्दीन फिरोज का, ऑप्शन सी है बलबन का, ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन महमूद का। तो सही आंसर होगा डी, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? नासिरुद्दीन महमूद का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? तो गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया, और आप लोग जानते ही होंगे कि इसने जो है जीतल और टंका नामक सिक्के चलाया था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभुत्व संपन्न शासक था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है आराम शाह, सी है इल्तुतमिश, डी है नासिरुद्दीन महमूद। तो सही आंसर होगा सी, इल्तुतमिश संप्रभुत्व संपन्न शासक था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप लोग गलत न करिएगा, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के किस सल्तनतकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? तो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला जो राजा था सर्वप्रथम इल्तुतमिश था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? 40 तुर्क अमीरों का समूह, ध्यान रखिएगा, 40 तुर्क अमीरों का समूह। तो तुर्कान ए चिहलगानी जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने 40 तुर्क अमीरों का एक परिषद बनाया और इन्हीं के माध्यम से उसने शासन का संचालन किया, इसीलिए इसे तुर्कान ए चिहलगानी कहते हैं अथवा इसे चालीसा भी कहते हैं।
40 तुर्क अमीरों का यह समूह था जिनके द्वारा प्रशासन संचालित किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि खलीफा से उसे मान्यता मिल चुकी थी। खलीफा से उसे अपने पद की मान्यता प्राप्त थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है रुकनुद्दीन और डी है बलबन। सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यक्त करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक जो सिक्का था यानी प्रारंभ किया, तो किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश ने, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर डिस्कस भी किए थे कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। और दो सिक्के था, एक था टंका और दूसरा जीतल। तो जीतल जो सिक्का था चांदी का होता था, तांबे का होता था, और टंका जो होता था वह चांदी का होता था। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा बे, इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो किसका पीछा करते हुए? ऑप्शन ए है नासिरुद्दीन कुबाचा का, बी है जलालुद्दीन मांगबरनी का, सी है एलदौज का और डी है इल्तुतमिश का। तो इसका सही आंसर होगा बी, जलालुद्दीन मांगबरनी का। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टंका नामक चांदी के अरबी सिक्के का प्रचलन किया। तो टंका नामक चांदी के सिक्का, अभी हम लोग ऊपर प्रश्न देख चुके हैं, इसी को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश, टंका नामक चांदी का जो सिक्का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है बलबन और डी है ऐबक। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो दिल्ली में मेहरौली के पास है, निर्माण कार्य तो प्रारंभ ऐबक द्वारा किया गया था, लेकिन इसे कह रहा है निर्माण कार्य पूरा किया तो इल्तुतमिश। इसका सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश द्वारा इसे पूर्ण कराया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? दास यानी स्लेव यानी गुलाम, राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है रजिया और डी है बहराम शाह। सही आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। तो प्रथम बार कब सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए? तो इसका सही आंसर होगा ए, 21 में। इसका सही आंसर होगा 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल पहली बार सिंध नदी के किनारे संगठित हुए थे और इस समय इल्तुतमिश का शासन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय में हुआ? तो यही अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश के समय में 1221 ईस्वी में सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है नासिरुद्दीन महमूद और डी है बलबन। तो सही आंसर इसका बी, इल्तुतमिश। हम लोग देख भी चुके हैं तुर्कान ए चहलगानी, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है,
खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। तो खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ऑप्शन ए है ऐबक का रहा है, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर प्रथम सुल्तान का रहा है, प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ऐबक नहीं प्राप्त कर पाया था, वह दास ही रह गया था, गुलाम ही रह गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है? ध्यान रखना है, तो इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है। प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद अजीज अहमद, बी कह रहा है मोहम्मद हबीब, सी कह रहा है राम प्रसाद त्रिपाठी, डी कह रहा है खालिक अहमद निजामी। तो सही आंसर होगा इसका सी, आर.पी. त्रिपाठी साहब ने कहा है, यानी राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? ए कह रहा है ऑप्शन ए यह ऐबक का दामाद था, बी कह रहा है उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की, सी है दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया, और डी है लाहौर स्थित अमीरों द्वारा। तो ए ऐबक का दामाद, तो इसमें सही आंसर सी होगा, सबसे सुटेबल। बी कह रहा है उसने बल प्रयोग किया सत्ता ग्रहण करने के लिए, नहीं, प्रारंभ में नहीं, वो तो युद्ध बाद में हुआ आराम शाह से, लेकिन उसे आमंत्रित किया गया। आमंत्रित कौन किए? तुर्क अमीर और सैन्य अधिकारियों ने और धार्मिक व्यक्तियों ने। तो इसका सही आंसर सी होगा। लाहौर स्थित अमीरों द्वारा यह भी नहीं होगा, दिल्ली के लोगों द्वारा। तो दिल्ली के अमीर और सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। यह आंसर सी सही होगा इसका, सबसे सुटेबल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है रजिया से संबंधित, देखते हैं। निम्नलिखित में से, क्योंकि रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, और ध्यान रखना है कि रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। तो प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, बी है चांद बीबी, सी है रजिया, डी है दुर्गावती। तो सी है रजिया सुल्तान, यानी नूरजहांबाद की हैं, जहाँ मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी हैं, चांद बीबी भी बात की हैं, दुर्गावती भी बात की हैं, रजिया सबसे पहले थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? तो ऑप्शन ए है मिनहाज उस सिराज, बी है जियाउद्दीन बर्नी, सी है मुशर्रिफ उल मुमालिक, और डी है इसामी। तो इसका सही आंसर होगा ए मिनहाज उस सिराज, ध्यान रखना है, मिनहाज उस सिराज ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया? अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए है जलालुद्दीन, याकृत नहीं याकूत यह होगा, याकृत गलत प्रिंट हो गया है। बी है कबीर खां, सी है इख्तियारुद्दीन ऐतकीन, और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी इख्तियारुद्दीन ऐतकीन। इख्तियारुद्दीन ऐतकीन को रजिया ने अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है रजिया। तो इसका सही आंसर होगा डी रजिया के समय में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद रजिया के समय में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं थी? ध्यान रखना है, तो शासिका नहीं थी। तो ऑप्शन ए कह रहा है रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान तो शासिका थी। रानी रुद्रमा थी, यह कह रहा है शासिका नहीं थी। और सी कह रहा है ताराबाई भी थी मध्यकाल में, वो भी मराठा काल में, जो जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था।
इसके बाद डी है रोशन आला, तो इसका सही आंसर होगा डी, रोशन आरा शासिका नहीं थी, यह शाहजहां की पुत्री थी, रोशन आरा, जहान आरा। तो यह औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब की बहन थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हजार मर्दह कहलाता था? हजार मर्दह कहलाता था। तो ऑप्शन ए है कबीर खां, बी है मलिक जलालुद्दीन याकूत या याकत, सी है ऐतगीन, डी है निजामुल मुल्क, डी है निजामुल मुल्क। तो इसका सही आंसर होगा ए कबीर खां। कबीर खां को हजार मर्द भी कहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया के विरोधी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका ऑप्शन ए है मलिक इनुद्दीन कबीर खां, बी है निजामुल मुल्क जुनैदी, और सी है मलिक अलाउद्दीन कूची, और डी है मलिक बलबन। तो इसका सही आंसर होगा बी निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब बलबन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। गुलाम वंश का शासक, तो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था, यह नहीं रहेगा। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था, यह भी नहीं होगा। इसके बाद मोहम्मद गोरी गुलाम था ही नहीं, इसलिए आंसर जो सही होगा सी बलबन। बलबन गुलाम वंश से रिलेट था या संबंधित था, यानी बलबन भी गुलाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन, और डी है नासिरुद्दीन महमूद। तो ध्यान रखना है कि सी सही होगा, क्योंकि बलबन ने राज दरबार में फारसी परंपरा को लाया था। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग होता था, सैन्य मामलों से संबंधित विभाग था, यानी सेना से संबंधित विभाग का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है गयासुद्दीन बलबन, और डी है अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर होगा बलबन। बलबन पहला दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का शासक था जिसने दीवान ए अर्ज यानी सैन्य मामलों के विभाग का निर्माण अथवा स्थापना करवाया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लव की नीति अपनाई थी? तो लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और डी है फिरोज शाह। तो फिरोज शाह तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा बी बलबन। बलबन जो है अपने साम्राज्य और राजा के यानी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए जो पॉलिसी चलाई थी या प्रारंभ किया था वह लव और रक्त की नीति, मतलब अपने विरोधियों को किसी भी रूप में वह क्षमा नहीं करता था, इसीलिए उसे रक्त और लव की नीति कहते हैं। आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी इसने प्रारंभ की थी बलबन ने। इस प्रकार यह गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह फिर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगले भाग में।